नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है? ठीक है, देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि ये कोई वायर है हमारे पास में, और ये जो वायर है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं ए। वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? ए कंसिडर कर लिया, और इसकी लेंथ मान लेते हैं एल। तो ये कोई एल लेंथ का वायर है। इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे भाई, ये जिस भी मेटल का बना है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मान लो इसके अंदर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम, यानी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं? एन के बराबर हैं। तो एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब है 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे मान लो कि जो वायर आपने लिया है, जो मेटल आपने लिया है, उसके अंदर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो एन की वैल्यू क्या होगी? 100। अगर कोई दूसरा मेटल है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, हो सकता है 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर ही उसके अंदर 150 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब एन की वैल्यू उसके लिए क्या होगी? 150। तो ये एक नंबर होता है किसी भी मेटल के लिए जो ये बताता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एक नंबर है जो ये बताएगा कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल के अंदर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये एक हमने मेटल यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है, मेटल वायर, और इसको हमने क्या किया? देखो एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। अब आपको पता है जैसे ही हम किसी भी वायर को बैटरी या सेल से कनेक्ट करेंगे तो उसके अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर भी क्या होगा? एक करंट आई फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। करंट फ्लो होने का रीजन क्या है? जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करोगे इस वायर से, तो इस वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे? इसके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और कौन सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं हमेशा? तो नेगेटिव चार्ज से हमेशा रिपेल होंगे और पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होंगे। तो वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। कौन सी डायरेक्शन में मूव करेंगे? तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इस तरीके से इनका मोशन स्टार्ट हो गया। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फॉर्मूला याद है क्या उसका? वी डी इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस ई ई टो बाई एम। और ये नेगेटिव सिंबल यहाँ पे क्या बता रहा है? नेगेटिव सिंबल ये बताएगा कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की जो डायरेक्शन, उनकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो किधर होती है? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। आपको पता है ना कि वायर के अक्रॉस जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करोगे तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो ये इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जिस भी डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसिडर की जाएगी। तो ये चीज़ हमको ऑलरेडी पता है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना हो तब नेगेटिव सिंबल कंसिडर करना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए है। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं कि जो वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है आई, और जो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, उनमें आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले तो करंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। करंट इक्वल टू क्या होता है? आई इक्वल टू क्यू बाई टी, है ना। किसी भी वायर में जो एवरेज करंट फ्लो होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो किसी भी पॉइंट से पास हुआ। इस रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं या इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, अब क्यू कितना है वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस वायर के अंदर कितना चार्ज मूव कर रहा है। अभी ये कैसे पता चलेगा? तो हमको एक चीज पता है कि इस वायर के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में? एन। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लूं कंडक्टर का, ये जो भी वायर आपने लिया अगर इसका वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर लें तो क्या हम इसके अंदर टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर सकते हैं? 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में अगर आपको नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पता है तो क्या आप 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम में पता कर सकते हो? इजीली पता कर सकते हो। 10 मीटर क्यूब में पता कर सकते हो। सीधा सीधा 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे उस वॉल्यूम से, जितने वॉल्यूम में हमको पता करना होगा। तो इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो देखो आप कितना है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दे रखा है ए, और लेंथ कितनी है? एल। ये एक सिलेंड्रिकल वायर है तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, वो कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर और वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एल।
पाई आर स्क्वायर की जगह हमने डायरेक्टली ए मान रखा है, तो ए इंटू एल इज द वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम अपने पास आ गया, तो अब आप इजीली बता सकते हो कि टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर कितने होंगे। तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स है, तो इतने वॉल्यूम में कितने होंगे, n इंटू ए एल। समझ में आई। तो इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के अंदर घूम रहे होंगे। अब अगर आपको टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए तो आप इजीली पता कर सकते हो कि इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा। टोटल चार्ज क्यू कितना होगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसको हम ई के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पता चली गए हमको। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, ई से, और ई यहाँ पे नेगेटिव सिंबल के साथ आएगा, तो माइनस सिंबल आगे लगा देता हूँ। नेगेटिव सिंबल ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये वो चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होगा, जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर घूम रहे हैं उनके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, इतना है जी। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को इस पॉइंट से वायर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में, यानी कि एल डिस्टेंस कवर करने में टी टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है, टी टाइम लगता है। तो चार्ज की फ्लो रेट क्या होगी कंडक्टर के अंदर, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आई इक्वल टू क्यू की वैल्यू तो आपने कैलकुलेट कर ही ली है, माइनस एन ए एल इंटू ई अपॉन टी। आया समझ में। अच्छा अब एक चीज और बताओ, एल अपॉन टी क्या चीज़ है यहाँ पे। एल मतलब वो डिस्टेंस जो इलेक्ट्रॉन कवर कर रहे हैं, और टी वो टाइम है जो उनको लगेगा। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। लेकिन कौन सी वेलोसिटी आएगी इससे, एवरेज वेलोसिटी निकल गई। क्यों, क्योंकि आपने टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लिखा है वहाँ पे। टोटल डिस्टेंस एल कवर करनी है, टोटल टाइम टी लगेगा। तो एल अपॉन टी को ही हम क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। और उसी का दूसरा नाम क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्या आप ये जो एल अपॉन टी है इसको वी डी से रिप्लेस कर सकते हो क्या, हाँ जी रिप्लेस कर सकते हैं। तो माइनस एन ई ए, ये तो एज इट इज आ गया, और एल अपॉन टी को मैं क्या लिख रहा हूँ, वी डी। वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये इनके बीच का रिलेशन आ गया। देखो कितना मतलब कितना इजीली हमने डेरिवेशन कंप्लीट कर दिया है। ये जो करंट है और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उनके बीच का रिलेशन क्या होगा, आई इक्वल टू माइनस एन ई ए वी डी। यहाँ पे वी डी का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस ई टो बाई एम। अच्छा यहाँ पे ये जो नेगेटिव सिंबल है ये क्या बताएगा, इस फॉर्मूले के अंदर क्या आ रहा है, नेगेटिव सिंबल आ रहा है। तो अगेन यहाँ पे ये जो नेगेटिव सिंबल है ये बताएगा कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट माना जाएगा। आपको पता है ना कि भाई जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होके पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, लेकिन देखो वायर में करंट हमने इसका अपोजिट डायरेक्शन में दिखा रखा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नेगेटिव सिंबल है ये यहाँ पे ये बताएगा कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे हमेशा करंट किधर होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्लियर एकदम बात, देख लो कोई भी डाउट है तो। अच्छा यहाँ से एक चीज और आप समझ सकते हो कि अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है ना, उसको बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हो। तो एन मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। आप कोई ऐसा कंडक्टर चूज करो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, क्योंकि एन बढ़ेगा तो देखो करंट बढ़ जाएगा। जैसे कॉपर वायर है, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे भी ज़्यादा होते हैं सिल्वर के अंदर। सिल्वर के अंदर और भी ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अगर आप सिल्वर वायर यूज़ करोगे तो और ज़्यादा करंट फ्लो होगा, है ना, उसी वोल्टेज सोर्स से। वोल्टेज सोर्स वही लगाना है, बस आप वायर अगर चेंज कर दोगे, मटेरियल चेंज कर दोगे, तो आप क्या देखोगे, एन की वैल्यू जैसी चेंज होगी करंट चेंज हो जाएगा। अगर एन ज़्यादा है तो आई भी क्या होगा, ज़्यादा। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो फिक्स ही होता है, तो इस पर तो डिपेंड करेगा नहीं करंट, ये तो फिक्स ही वैल्यू है। ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इससे ये भी आप एक आइडिया लगा सकते हो कि वायर की मोटाई अगर ज़्यादा होगी तो वायर में ज़्यादा करंट फ्लो होगा, है ना। ए अगर ज़्यादा है तो करंट क्या होगा, ज़्यादा। मोटा वायर होता है ना उसमें ज़्यादा करंट पास होता है, पतला वायर है उसमें कम करंट पास होगा, सेम बैटरी से। और वीडी क्या है यहाँ पे, वीडी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा, है ना। और वीडी किस पे डिपेंड करता है, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो ई, कैपिटल ई, और टो। कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी वायर के अंदर प्रोड्यूस होगा वो जितना ज़्यादा रहेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। और टो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर अगर ज़्यादा कर दोगे तो टो की वैल्यू क्या हो जाती है, कम। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टो टेम्परेचर के। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो टो की वैल्यू क्या हो जाएगी,
कम। तो अगर कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, करंट भी कम हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी मेटल वायर को गर्म करोगे तो उसके अंदर कम करंट फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि आप खुद देखो कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है और टो के डिक्रीज होने से वीडी भी डिक्रीज होगा, यानी एवरेज वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। कोलिजन बढ़ जाती है एक्चुअली। जैसे आप गर्म करते हो ना वायर को, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो टेम्परेचर की वजह से या हीट की वजह से जब आप गर्म करते हो किसी भी वायर को तो उनको एनर्जी मिलती है और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फास्ट भागते हैं और फास्ट चलेंगे तो ज़्यादा कोलिजन्स करेंगे, ज़्यादा टकराएंगे आपस में, और जितना ज़्यादा कोलिजन होगी एवरेज वेलोसिटी उतनी ही कम आएगी। ठीक है, क्योंकि भाई एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन को पहुंचना है, वायर के अंदर इधर से इधर जाना है। अगर ये ज़्यादा कोलिजन करेगा तो इसको यही डिस्टेंस कवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये टकराएगा तो खुद के रास्ते में क्या करेगा, रुकावट पैदा करेगा। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे इसी डायरेक्शन में, सब टकराते हुए जाएंगे, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। इसकी वजह से क्या होता है, करंट कम फ्लो होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखने वाली इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू भी डिक्रीज होती है। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है इसके अंदर, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इज 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, येट ए बल्ब ग्लोज इंस्टेंटली व्हेन स्विच्ड ऑन। वाई? ये बोल रहे कि एक बल्ब है, सपोज करो ये कोई बल्ब है और इसको आपने एक सेल या बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। अगर आपने क्या लगा दिया, यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, तो जैसे आप स्विच को ऑन करोगे आप क्या देखते हो कि जो बल्ब है वो इंस्टेंटली ग्लो करने लग जाता है, तुरंत ग्लो करेगा। ऐसे नहीं कि उसमें टाइम लगेगा, तुरंत ही वो ग्लो करने लग जाएगा। जबकि इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है या एवरेज वेलोसिटी वो काफ़ी कम होती है। वीडी की जो वैल्यू होती है ना एक्चुअल में, वो होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, जिसका मीनिंग ये है कि एक सेकेंड में सिर्फ 10⁻⁻⁴ मीटर चलेगा इलेक्ट्रॉन। तो अगर 1 मीटर लंबा वायर है, मान लो ये 1 मीटर लंबा वायर है, तो आप सोचो इलेक्ट्रॉन को इसके एक पॉइंट से, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कितना टाइम लगेगा। देखो ये 10⁻⁻⁴ मीटर जा रहा है 1 सेकेंड के अंदर, है ना। तो 1 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, तो ये टाइम होगा t = 1 ये अपनों में चला जाएगा 10⁻⁻⁴, यानी कि 10⁻⁴ सेकेंड्स लगने वाले हैं। और 10⁻⁴ सेकेंड का मतलब क्या है, 10,000 सेकेंड लगेंगे। एक घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 3600। तो उससे करीब करीब मतलब 3 गुना मान लेते हैं अप्रॉक्स, तो 3 गुना टाइम लगेगा, मतलब कि करीब 3 घंटे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ तक 3 घंटे में। सिर्फ 1 मीटर लंबे वायर की बात हो रही है। अगर वायर और बड़ा है तो सोच लो आप कितना टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको कि एक बल्ब है, जैसे उसको अपन किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट करके स्विच को ऑन करते हैं तो ऑन करते ही तुरंत ही बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। जबकि इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी तो बहुत कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन को सर्किट में ऐसे मूव करने में तो बहुत टाइम लगेगा, घूम के आने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो फिर ये तुरंत बल्ब ग्लो कैसे करने लग जाता है। तो इसका आंसर ये है कि जैसे ही आप सर्किट को ऑन करोगे तो इसके अंदर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। तो जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे तो आप क्या देखोगे कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर पहले रैंडमली घूम रहे थे वो अब फिक्स डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर देंगे, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ वायर के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो इंस्टेंटली इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये जो बैटरी है, ये जैसी आप कनेक्ट करोगे सर्किट में तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देगी, और उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पे इंस्टेंटली फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन तुरंत ही मूव करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से इंस्टेंटली आपको करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसमें टाइम नहीं लगेगा। ये नहीं होगा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर वो बल्ब के पास एनर्जी लेके गया, तब बल्ब को एनर्जी मिली, तब वो ग्लो करेगा, ये नहीं है। इलेक्ट्रॉन जहाँ पे हैं वहीं से ही मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, और उसकी वजह से इंस्टेंटली आपको सर्किट में करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और इसकी वजह से जो बल्ब है वो क्या होगा, इंस्टेंटली ग्लो करेगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, आया समझ में ये?